ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अभी डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चलिए देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये अपीयर होते हैं ग्रुप 3 to 12 के बीच में। ये 4 लॉन्गेस्ट लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। n-1 d orbital is compared of successfully filled in each element n is equal to valency shell और ultimate shell। देखिए n-1 d ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनको हम कंपेयर करते हैं सक्सेसफुली फील्डेड। कामयाबी से हम एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें फील करते जाते हैं। इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं n जो है n वैलेंसी शेल या अल्टीमेट शेल होता है। n यहाँ पे आप इसे वैलेंसी शेल कह सकते हैं और समटाइम इसे अल्टीमेट शेल भी कहते हैं। इनमें जैसे आप 4s है तो 4s के बाद 3d आता है। ओके, तो मैंने क्या किया 4 में से -1 किया तो आता है 3। तो ये जो 3 आया है इसमें ईच एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट में हम एक वैल्यू कम करके आगे बढ़ते हैं। n-1 d ऑर्बिटल के लिए यूज होता है। नाउ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 2। क्या कह रहे हैं कि जो n-1 d है उसमें 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। ओके, ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। s ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। वैसे ही d में हम मैक्सिमम 10 और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 0 भी रहता है जब उसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं एट दैट टाइम। ओके, नाउ तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है वो है n-1 d 1 - 10 ns 1 to 2। देखिए यह है ग्रुप 3 ग्रुप 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 3 to 12 ग्रुप में अपीयर होते हैं। ग्रुप यहां पे होगा। नाउ यह है पीरियड्स 3d पीरियड 4d पीरियड 5d पीरियड, ये ऐसे 60 पीरियड तक जाते हैं। पहला जो हमारा 3d पीरियड है उसमें आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स हैं जो पहले ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। इन्हें 3d ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो है 21 22 23 एंड विथ रिस्पेक्ट टू द ईच एंड ऐसा करते हुए ये 30 तक जाते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है यानी 4d। या जर नब मो टक रू रह पड अग कड। देखिए मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया है कैसे इनको पढ़ा जाता है। मैं आपको इनको एक शॉर्टकट ट्रिक में याद करना सिखा देता हूं। जैसे SC है तो उसे स्कैंडियम पढ़ते हैं हम, तो इसे हम शॉर्टकट में सक पढ़ेंगे। सक टी वी कर मन फे को नी कु जंग। वैसे ही सेकेंड वाले को पढ़ेंगे हम या जर नब मो टक रू रह पडक कड। जैसे वाय है तो या जर नब मो टक रू रह पड अग कड। ओके, ये इनके शॉर्टकट्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर है 39 से 48 तक। यहाँ पे भी 10 एलिमेंट्स होते हैं ना। 5d सीरीज आता है
ला हफ ता वा रे ओस इर पट औ हग। एंड लास्ट वन है 6D एक रफ डब सग बह हस मत दस रग सन। आप इसको एक टोन में याद रख सकते हैं गाइस। इनका एटॉमिक नंबर भी आप यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया हुआ है। जैसे ला के लिए, लेंथियम के लिए 57 से लेके मर्क्यूरी तक ये 79 तक जाता है। देखिए 57 के बाद 14 नंबर्स का गैप आता है। ये जो 14 नंबर्स का गैप है ये लेंथेनाइट सीरीज के लिए होता है, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए होता है। सिमिलरली यहाँ पे एक के लिए भी होता है, यहाँ पे भी एक सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज शुरू हो जाता है। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 104 से लेके 112 तक अपीयर होता है। The transition elements placed between period 4 to 7 and group 3 to 12। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो पीरियड में 4 से 7 तक आते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैं n-1 अगर यूज कर रहा हूँ, ये 3 है तो यहाँ पे 4 होगा, 4 5 6 7। तो ये 7 पीरियड्स, 4 to 7 पीरियड्स में अपीयर होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनका जो ग्रुप होता है ग्रुप 3 to 12 तक होता है, तो इसे याद रखना है। अब हम एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 2। 3D सीरीज या एर्गॉन से होता हुआ AR 3D 1 to 10 4s 1 to 2। ये 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए डीप में इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर ले लिया है। 4s ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 3D ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हम स्टेप वाइज चेक करेंगे। देखिए स्कैंडियम Sc के लिए एटॉमिक नंबर है 21। इसके 4s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 3D ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। Ti के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 22, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में 2 इलेक्ट्रॉन। V के लिए एटॉमिक नंबर है 23, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन्स। Cr में है, क्रोमियम में है, उसका एटॉमिक नंबर है 24, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिट से 4s ऑर्बिट से निकल के 3D ऑर्बिट में चला जाता है, जिसके वजह से जो 3D में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ Mn में इसका एटॉमिक नंबर है 25। इसके 4s ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी फुल्ली फिल्डेड होता है। बस क्रोमियम के केस में इनका जो 4s ऑर्बिट होता है वो हाफ होता है। नाउ और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए ये इसने क्या किया है, ये हाफ फिल्डेड है। हाफ फिल्डेड होने की वजह से इसके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इस Fe का एटॉमिक नंबर है 26। इसके 4s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। CO में इसका एटॉमिक नंबर है 27, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3D में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। निकल में एटॉमिक नंबर है 28, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Cu में इसका एटॉमिक नंबर है 29, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला जाता है क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्डेड हो जाता है। 2 केस में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, या तो हाफ फिल्डेड केस में या तो फुल फिल्डेड केस में। तो यहाँ पे ये हाफ फिल्डेड होके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ले रहा है, यहाँ पे ये फुल फिल्ड होके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ले रहा है। Zn में जिंक का एटॉमिक नंबर है 30।
इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो गाइज ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 1 to 10 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 3d में 1 इलेक्ट्रॉन और जिंक में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो 1 to 10 है, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंडर में आते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4D सीरीज, जो KR3D 1 to 10 एंड 5S 0 to 2 होता है। इसमें जो S होता है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं। 4D सीरीज में हम इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे। 5s इलेक्ट्रॉन, 5s ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखेंगे, एंड 4d ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आता है यट्रियम, इसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 39। इसके 5s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4d ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड है जिरकोनियम। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40। इसके 5s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4d ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड है नियोबियम, जिसको Nb से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर है 41। इसके 5s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 4d ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर है मोलिब्डेनियम, जिसको रिप्रेजेंट हम Mo से करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 42। इसके 5s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके 4d ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है टेक्निटियम। इसका एटॉमिक नंबर है 43। इसके 5s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4d ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है Ru रुथेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 44 है। 5s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 4d ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है RH, जिसे हम रोडियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 45 है। 5s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 4d ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, और 5d में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है PD, जिसे पैलेडियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 46। इसके 5s ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन्स होता है। गाइस, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जंप करके 4d में चले जाते हैं। आप यहाँ पे जो भी ये 1 देख रहे हैं, इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल के अपने ऑर्बिट में से 4d ऑर्बिट में चला गया है, यानी s ऑर्बिट से निकल के वो d ऑर्बिट में एक एक चले गए। लेकिन पैलेडियम के केस में यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए हैं 4d ऑर्बिट में। नेक्स्ट है Ag, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। सिल्वर में 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है 5s से 4d में। इसके 5s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 4d ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Cd, इसे कैडमियम भी कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 48 होता है। इसके 5s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और 4d ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट है 5d सीरीज, इसे Xe 5d 1 to 10 और 6s2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे। 6s ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5d ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देखेंगे। La, जिसे
लैंथियम भी कहते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 57। इसके 6s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5d ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नौ लिथियम के बाद आता है HF, La के बाद आता है HF, HF मतलब हैफनियम। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 72। क्या होता है 57 से लेके 71 तक ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। तो ये नंबर्स के गैप के बाद वापस से हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सीरीज शुरू हो जाता है। ओके, इसके 6s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5d ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आता है Ta, जिसे टेंटेलम भी कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 73। s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और 5d ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। W यानी टंगस्टन, इसका एटॉमिक नंबर है 74। 6s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5d ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। गाइस अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी तक जितने भी s ऑर्बिट हैं उन सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी तक किसी भी इलेक्ट्रॉन्स ने माइग्रेट नहीं किया है। फिर आता है Re, जिसे रहीनियम भी कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 75। 6s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5d ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आता है OS, जिसे ओस्मियम भी कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 76। 6s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5d ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। IR, जिसे इरिडियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 77। 6s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5d ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है PT, प्लेटिनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 78। इसके 6s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके 5d ऑर्बिट में जाता है। नेक्स्ट है Au, जिसे गोल्ड कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। 6s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5d ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके s ऑर्बिट से d ऑर्बिट में जाता है। Hg यानी मर्क्यूरी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। इसके 6s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5d ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे भी आप लोग राइट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है 6d सीरीज, जिसे Rn 6d 1 to 10 एंड 7s2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनका एटॉमिक नंबर 7s ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6s ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये देखेंगे। Ac, जिसे एक्टिनम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। इसके 7s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6d ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है Rf, जिसे रुदरफोर्डियम कहते हैं। यहाँ पे 89 से लेके 103 तक जो एलिमेंट्स हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो वो यहाँ पे स्किप हो जाते हैं, मतलब वो यहाँ से नीचे आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे बॉटम में 2 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। अभी हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है रुदरफोर्डियम का वो 104 से स्टार्ट होगा। इसके 7s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6d ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Db यानी डुबनियम, इसका जो केमिकल एलिमेंट का सिंबल होता है Db, इसका एटॉमिक नंबर होता है 105। इसे क्लासिफाई किया जाता है ट्रांजिशन
मेटल के रूप में। ये रूम टेम्परेचर में एक्चुअली में सॉलिड स्टेट में ही होता है। इसका अनदर नेम है हैफनियम। इसे HF से भी समटाइम रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 105 आता है। नाउ इसके जो 7s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6d ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Sg यानी सिबोर्जीनियम, इसका एटॉमिक नंबर 106 होता है। इसके 7s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6d ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है BH, जिसे बोरियम भी कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 107, 7s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6d ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है HS, जिसे हेस्नियम सीएम भी कहते हैं, हेसियम। इसका एटॉमिक नंबर 108 होता है। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6d में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। MT, इसे मिटनेरियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 109 होता है। इसके 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6d में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। DS, इसे डर्मस्टेटियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 110 होता है। इसके 7s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6d ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसे नीलियम यानी UNN से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अननलिनियम कहते हैं। फिर है RG, इसे रोंटिजीनियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 111 होता है। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6d में 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसे अननीनियम भी कहते हैं, यानी नेक्स्ट है UUB, अननबियम। UUB का मतलब अनबियम होता है। इसका एटॉमिक नंबर 112 होता है। इसके 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6d में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 4 सीरीज देख ली है, 4 पीरियड्स देख लिए हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया है। अब उनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाफ फिल्डेड डी ऑर्बिटल्स। अब हम देखेंगे अभी तक हमने जो भी देखा उनमें कौन कौन से हाफ फिल्डेड डी ऑर्बिटल्स हैं। क्रोमियम MnMoReBH, करमनमोरेभ, इसका शॉर्टकट है, आप इसे याद रख सकते हैं। ये सब हाफ फिल्डेड होते हैं। हाफ फिल्डेड होने के बाद इनके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। ना अब फुल फिल्डेड ऑर्बिट देखते हैं, जो है CuZnPdAgCl AuRgCN। ये सब फुल फिल्डेड ऑर्बिटल होते हैं। फुल फिल्ड होने की वजह से इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। हाफ फिल्डेड और फुल फिल्डेड के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से उनके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। Half filled and full filled d orbitals are stable due to symmetrical distribution of electron in the half and full filled subshells. जो हाफ फिल्डेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास जो स्टेबिलिटी है उनके ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से है, जो कि हाफ और फुल फिल्डेड में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करते हैं। एक्सचेंज एनर्जी व्हेन 2 or more electrons with the same spin एंड प्रेजेंट इन अ डीजेनरेट ऑर्बिटल। यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है जब 2 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में प्रेजेंट होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में।
This electron swap position and energy produce are result known as the exchange energy. अब जो सेम डीजेनरेट ऑर्बिट में सेम स्पिन के जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो अपनी पोजीशंस को स्विच कर लेते हैं, एक दूसरे के पोजीशन को गेन कर लेते हैं, जिसके वजह से ये एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. उस एनर्जी को कहा जाता है एक्सचेंज एनर्जी. The highest number of exchange is possible when subcell is either half filled or full filled. More exchange energy, more stability. ये जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी तभी मिलेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल सिर्फ हाफ फिल्डेड या फुल फिल्डेड ऑर्बिट में ही हो सकता है. तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा उनके पास मोर स्टेबिलिटी होगी. Zn, Cd, Hg are completely filled d orbitals in a ground state as well as a common oxidation state is not regarded as a transition element. देखिए जो Zn, Cd और Hg है ये completely इनका d ऑर्बिट फुल होता है ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी. इसके लिए ज़्यादातर इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता, पर फिर भी इनकी जो काउंटिंग होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही काउंटिंग होती है. All transition metals are very much harder except Zn, Cd, Mg. सारे ट्रांजिशन एलिमेंट काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, लेकिन Zn, Cd, Hg को छोड़ के ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं. Melting point gradually increase 1d to 5d maximum and fall 5d to 10d except Mn, Tc. जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है 1d से लेके 5d तक, उसके बाद ये डिक्रीज होने लगता है. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होने लगता है 5d से 10d तक. ओके, इनमें सिर्फ Mn और Tc को छोड़ के इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फॉल डाउन या राइज अप नहीं होता. The atomic radius of a second and third transition series metal are nearly same due to the lanthanide contraction, so they have similar physical and chemical properties. जो atomic radius होता है सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, उनमें जो मेटल्स है उनका सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उनके पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है. लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. लार्जर डिफरेंस इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cr and Cu रीजन स्टेबिलिटी ऑफ 3d5 एंड 3d10. जो लार्ज डिफरेंस आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्रोमियम और कॉपर के केस में, वो इसलिए आता है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है 3d5 और 3d10 ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ट्रांजिशन एलिमेंट शो ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी में ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है. चलिए उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे. पहला हम एलिमेंट देखेंगे, उसके बाद उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेक करेंगे. यानी एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. एलिमेंट है Sc स्कैंडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d14s2, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2+3. नेक्स्ट है Ti, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d24s2, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2+3+4 तक पाया जाता है. नेक्स्ट है V यानी वेनेडियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d34s2 होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2+3+4+5 तक पाया जाता है. नेक्स्ट है Cr यानी क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2+3+4+5+6 यानी टोटल 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पाया जाता है. नेक्स्ट है Mn, इसका जो एटॉमिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d5 4s1। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 +3 +4 +5 और +6 +7 तक पाया जाता है। नेक्स्ट है Fe फेरस। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d6 4s2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 तक पाया जाता है। देखिए जैसे यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा था, अब यहां से यहां तक यही ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। देखिए यहां पे 6 तक था, यहां पे 7 गया था, 7 से फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो गया है। अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम होते जाएगा। CO कोबाल्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 +3 +4 +5। नेक्स्ट है Ni। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 तक पाया जाता है। नेक्स्ट है Cu। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 +2 तक ही होता है। लास्ट है Zn यानी जिंक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक ही पाया जाता है। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें, या आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इवन बोर्ड एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Heavier members having oxidation state MoO3 WO3 are stable than lighter element K2Cr2O7। देखिए जो हैवी मेंबर्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जैसे MoO3 और WO3, ये स्टेबल होते हैं लाइटर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, जैसे कि K2Cr2O7 के कंपैरिजन में। Now, all elements of a first transition series having negative electron except electron volts, negative electron volts except copper is a 0.34 volts. Reason, high value of enthalpy of hydration भी कहते हैं। Stability of Cu2+ rather than Cu+, reason, डेल्टा हाइड्रेशन यानी हीट ऑफ एंथैल्पी यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज ग्रेटर देन द हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कॉपर प्लस। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पावर VO2+ and Cr2O7 2- and MnO2। Vanadium oxide having less oxidizing power and MnO having high oxidation power। इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है Mn यानी Mn ऑक्साइड के पास एज कंपेयर टू द VO ऑक्साइड के कंपैरिजन में। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय μ इज इक्वल टू √n+2 where n is the number of unpaired electrons। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम आयन देखेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो देखेंगे, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट कितना है और अब्जॉर्ब मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। कैलकुलेटेड और अब्जॉर्ब 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 है तो, कॉन्फ़िगरेशन अगर 3d 0 है तो, और इसका एग्जाम्पल है स्कैंडियम +2। देखिए स्कैंडियम +2 के पास क्या होता है कि उसके पास 3d ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी 0 n+0 यानी ओवरऑल 0। तो उसका कैलकुलेटेड और एब्जॉर्ब मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ही हो जाता है 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Ti3+, इसके पास 3d ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कैलकुलेट करते हैं, 1 + 2, देखिए कितना होता है
विच इज इक्वल टू 2, और इसका जब हम अंडर रूट फाइंड करते हैं तो वो 1 पॉइंट समथिंग आता है। चलिए देखते हैं क्या आता है एग्जैक्टली आंसर। एग्जैक्ट आंसर आता है 1.7 कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, और एब्जॉर्ब मैग्नेटिक मोमेंट आता है 1.75। नेक्स्ट है Ti2+ है अगर आपके पास, तो उसके 3D ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 होता है और एब्जॉर्ब मैग्नेटिक मोमेंट 2.76 होता है। चलिए एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे। 2 है, 2 + 2 यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू मैंने 2 रख दी, यहाँ पे मुझे n = 2 मिला है। ओके नाउ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4, अंदर चला जाएगा 6। अगर मैं अंडर रूट 6 को फाइंड आउट करूं तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 2.84 के अप्रॉक्स। ओके, आप चाहे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वेनेडियम का और क्रोमियम का। वेनेडियम 2+ में 3D ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है वो है 3.84 और एब्जॉर्ब मैग्नेटिक मोमेंट है 3.84, सेम ही है। क्रोमियम के केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4.90 कैलकुलेटेड और 4.9 एब्जॉर्ब मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। गाइस अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, 1 है तो 1.73 है, 2 है तो 2.8 है, 3 है तो 3.84 है, 4 है तो 4.9 है। यानी आप इसे इजीली याद रख सकते हो, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे उसका स्टार्टिंग डिजिट उतना ही होगा। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, उसके बाद के जो नंबर्स हैं वो अगर आप ध्यान से देखें तो असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब कम से ज्यादा हो रहा है। 7 फिर 8 8 फिर 9। ओके, तो जैसे जैसे आप नीचे मूव होते जाएंगे वैसे वैसे ये नंबर्स रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। अगर मेरे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 5.9 आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, ये ट्रिक है, आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉपर हमने एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। आयन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आयन है Sc, उसके 3D ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट है Ti3+, 3D ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है 1.3 और एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक वैल्यू है 1.75। V3, 3D ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट बाय यूजिंग फॉर्मूला √n n+2, तो 2.84 आता है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है मैग्नेटिक मूवमेंट की वो है 2.76। क्रोमियम +3, इसके 3D ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है वो है 3.87 और एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट है 3.86। Cr2+, 3D ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आया 4.90 और एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट है 4.80। Mn2+, 3D 5D ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आया 5.92 कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट और 5.96 अब्जॉर्ब मैग्नेटिक मूवमेंट यानी एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट। Fe2+, 3D 6D ऑर्बिट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट 4.90, इसका जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 5.3 से लेके 5.5 तक देखा गया है। CO2+, 3D 7, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 3, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट 3.78। देखिए रिवर्स जा रहा है, ये दोनों सेम है
क्योंकि इनका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, 4 4, इनका भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम है। यानी आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू याद रखनी है, तो बाकी का आप अपने आप याद रख पाओगे। लेकिन जो इनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आप उसमें देख सकते हैं वास्ट वेरिएशन आ रहा है। ओके, इसका 3.87 कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है और 4.4 टू 5.2 इसका एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक वैल्यू होता है। Ni2 प्लस 3d8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2.84 एंड ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2.9 to 3 और समटाइम 4 भी ऑब्जर्व किया गया है। Cu2 plus 3d9 and number of unpaired electron is 1, calculated magnetic moment 1.70 पर experimental magnetic value 1.8 to 2.2। तो गाइज ये आपको याद रखना पड़ेगा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें और खुद से कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के 5 अगर कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लिए, यानी 0 to 5 तक अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद तो बाकी सब आपके लिए इजी हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन एज द कैटालिटिक एक्टिविटी। देखिए जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और उनके कंपाउंड्स होते हैं उनको उनके कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से जाना जाता है, बिकॉज दे हैविंग अ वेरी मच कैटालिटिक एक्टिविटी। इंटरस्टेटियल कंपाउंड आर दोज विच आर फॉर्मेड व्हेन स्मॉल साइज ऑफ एटम लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ट्रैप। देखिए जो इंटरस्टेटियल कंपाउंड फॉर्म होता है वो तभी फॉर्म होता है जब छोटे साइज के एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन उनके अंदर ट्रैप हो जाएं, तो उन्हें इंटरस्टेटियल कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए जैसे TiC, इसके अंदर कार्बन ट्रैप हो गया है। Mn4n, इसके अंदर नाइट्रोजन ट्रैप हुआ है। TiH427, देखिए इसमें Ti में 7 से 4 कार्बन हाइड्रोजन ट्रैप हो सकते हैं। नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, अब ट्रांजिशन एलिमेंट और इन कंपाउंड्स के जो नेचर है वो देखते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल्स। अभी देखिए इसका जो है इन सब का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू इसके प्योर मेटल। Ti के कंपैरिजन में TiC का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वेरी हार्ड, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा कंपेयर टू Ti। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, इसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी रहेगी, रिटेन करेगा ये। केमिकल इनर्ट, एग्जाम्पल स्टील, ये केमिकल इनर्ट होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। Next, the metal is in its high oxidation state. It's oxidized and acidic Mn2O7। अगर कोई मेटल ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिडिक स्टेट में होगा। जैसे Mn2O7, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है और एसिडिक इन नेचर है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट इट ऑक्सीडाइज इज बेसिक TiO-VO। देखिए जिनका लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका जो ऑक्सीडाइज बेसिक इन नेचर होगा, जैसे TiO और VO का। वाइल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज शो एम्फोटेरिक बिहेवियर COO-MnO2। देखिए जो इंटरमीडिएट होते हैं, ना ही जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, जो बीच में होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। इनका एग्जांपल है CuO-MnO2। ओके गाइस, तो डी ऑर्बिटल यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट जो भी था यहाँ तक खत्म हो जाता है। हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।